का आपके अपने यूट्यूब चैनल हेड्स ऑफ जेके में मैं दीपांशु, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि दरोगा की 1799 की पोस्ट जारी कर दी गई है। और ये जो आप देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट 4 है, ये क्राउन की है। ये क्राउन की न्यू पब्लिकेशन है 2025 की। इसमें जो है टोटल 20 सेट है, टोटल 20 सेट है। और सेट 1 से लेकर 3 तक मैंने फुल एनालिसिस क्लास के साथ प्रैक्टिस करवा दिया है। पीडीएफ में पहले ही टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया करता हूँ। अगर आप अभी तक नहीं बनाए तो पहले जाके बना लीजिए, उसके बाद मिलाइएगा ताकि आपको पता चले कि आपने कितने सही किए हैं। और स्कोर जो है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं ये जो है किरण की जो स्टार थी 35 प्रैक्टिस सेट वाली, उसमें जो है 32 तक हो गया, 3 सेट बचे हुए वो भी मैं करवा दूंगा। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से प्रैक्टिस सेट 4 है क्राउन पब्लिकेशन की 2025 दरोगा की। बिहार पुलिस, बिहार मध्य सेट, बिहार कक्षपाल की तैयारी करते हैं तो भी आप ये सेट बनाइए। ऑल इन वन ये क्राउन की बेस्ट है सभी एग्जाम के लिए। पहला क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है तो सी हो जाएगा उनका गृह त्याग, उनका गृह त्याग। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वह है, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वह है आपको जैन। क्या हो जाएंगे? जैन, बी नंबर। तीसरा, इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? शिक्षा प्राप्त की थी, इसका हो जाएगा डी जीवक। क्या हो जाएगा? जीवक। आगे देखते हैं। आगे है आपका चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंध थे? चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंध है? 4 का हो जाएगा ऑप्शन है वैष्णव, वैष्णव। 5, निम्नलिखित मुगल बादशाह में से किसने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी फारसी में लिखी है? ऑटोबायोग्राफी जो है फारसी में लिखी है। 5 का ऑप्शन सी हो जाएगा जहांगीर। क्या हो जाएगा? जहांगीर। क्या हो जाएगा? जहांगीर। आगे देखते हैं। उसका देखिए अष्टप्रधान नाम से प्रसिद्ध थी, अष्टप्रधान नाम से प्रसिद्ध थी तो क्या हो जाएगा? 6 का ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। क्या है? तो मराठा प्रशासन है, मराठा प्रशासन में। 7 देखते हैं। टीपू सुल्तान अंग्रेजी के साथ युद्ध कब, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? कब मारे गए? तो ये मारे गए थे आपको 7 का हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या कहते हैं? 1799 में, 1799 में। 8 है कि निम्न में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है? अच्छा शासन जो है स्वशासन का स्थापन नहीं है। 8 का हो जाएगा, 8 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी स्वामी दयानंद। क्या कहते हैं? स्वामी दयानंद। 9, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? उसके पूर्व तुरंत पहले घटी थी। 9 का हो जाएगा ऑप्शन बी रोलेक्ट एक्ट का बनना, रोलेक्ट एक्ट का बनना। 10, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? किस दल की स्थापना की थी? 10 का हो जाएगा ऑप्शन डी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 10 का हो जाएगा ऑप्शन डी। किसके द्वारा भारतीय श्रीलंका से अलग हुआ? किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग हुआ? यह हो जाएगा पाक जल संधि के, पाक जल डमरू मध्य के द्वारा। 2 नंबर। बी नंबर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 12 का ऑप्शन देखते हैं क्या है। 12 का जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ए यानी ए का 1 हो जाएगा गारो का मेघालय, ठीक है। बी का 3 मिरी का हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, मिरी का हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और सी का 2 यानी कोल्लाई मलाई का हो जाएगा तमिलनाडु। बी का 3 हो जाएगा डालमा का हो जाएगा झारखंड। तो इसका हो जाएगा 12 का ई। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, क्षेत्रफल के क्रम में जो है भारत के 3 बड़े राज्य हो जाएंगे। 13 का हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? 14 का हो जाएगा ऑप्शन बी ताप्ती। क्या हो जाएगा? ताप्ती। 15, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, शीत ऋतु में वर्षा होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ से, पश्चिमी विक्षोभ से। 16, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है हरियाणा पंजाब राजस्थान की, हरियाणा पंजाब राजस्थान की। 17, निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों में हुआ? ऑप्शन डी हो जाएगा गेहूं। क्या हो जाएगा? गेहूं। 18, निम्नलिखित में से कौन सी चीज सम्मिलित नहीं है? पूछ रहा नहीं है, नहीं हो जाएगा कौन हो जाएगा? सोयाबीन। डी हो जाएगा सोयाबीन आंध्र प्रदेश सम्मिलित नहीं है, लेकिन मक्का उत्तर प्रदेश,
जूट पश्चिम बंगाल, कपास महाराष्ट्र, ये सब सम्मिलित है। इसका हो जाएगा हमारा डी 18 का। 19 निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? सौर ऊर्जा का उत्पादक है, ऑप्शन बी कर्नाटक। 20 भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। गन्ना अनुसंधान की बात किया जा रहा है। 20 का हो जाएगा ऑप्शन है। कहाँ है तो गन्ना अनुसंधान कहाँ है तो लखनऊ में। 20 का ये। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। सूर्य को समय लगता है 21 का हो जाएगा ऑप्शन सी 25 करोड़ वर्ष। 25 करोड़ वर्ष। 22 है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हो जाएंगे। 22 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सोमालिया, इथोपिया तथा जिबूती। सोमालिया, इथोपिया तथा जिबूती। 23 निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, महाद्वीप के नाम से। 23 का हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका जाना जाता है। 24 भौगोलिक क्षेत्र को दृष्टि से, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा ऑप्शन बी होन्शु। 25 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। उपसभापति कौन थे? 25 का हो जाएगा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। 26 निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा SCS कभी प्रदान नहीं किया गया? निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा SCS कभी प्रदान नहीं किया गया? 26 का ऑप्शन ये हो जाएगा बिहार। बिहार को नहीं दिया गया। 27 उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? 27 का ऑप्शन हो जाएगा राज्य परिषद के। 28 लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? कैसे हटाया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष को? 28 का ऑप्शन बी हो जाएगा लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। 29 नीचे दिए गए सूची को सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। 29 का जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 29 का सी हो जाएगा यानी ए का 3 लोक लेखा समिति हो जाएगा वित्तीय समिति से। बी का 4 यानी याचिका समिति हो जाएगा कार्यकारी समिति से। सी का 1 स्टॉक बाजार स्कीम संयुक्त समिति तदर्थ समिति से। विभागीय समिति हो जाएगा डी का 2 यानी स्टैंडिंग समिति से। 30 देखते हैं किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है। ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है। 30 का ऑप्शन भी हो जाएगा राज्य की विधायिका द्वारा। राज्य की विधायिका द्वारा। 31 अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? किस एक का क्षेत्राधिकार है? 31 का ऑप्शन बी हो जाएगा कोलकाता। क्या हो जाएगा? कोलकाता। 32 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पूछ रहा नहीं है तो ऑप्शन बी जो है ये सत्य नहीं है। लेकिन भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव भी होता है। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है। ये तीनों सही है, बाकी ऑप्शन बी क्या है तो गलत है। 33 निम्नलिखित में से कौन एक दल बदल कानून निरोध में आच्छादित नहीं है? उसमें नहीं है पूछ रहा है। 33 का हो जाएगा ऑप्शन बी किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल, ये आच्छादित नहीं है। किसी दल में एक साथ पूर्ण दल बदल, एक साथ लघु दल बदल, संसद में दल के सदस्यों द्वारा सरकार को बचाने या गिराने के लिए मतदान करना, ये हो जाएगा इसका। 34 निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायत राज संस्था से संबंधित नहीं है? 34 का हो जाएगा ऑप्शन ए PVN राव समिति। 35 भारतीय नौसेना में सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के समक्ष कौन होता है? 35 का हो जाएगा ऑप्शन सी कमांडर। क्या होता है? कमांडर। 36 भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? 36 का ये हो जाएगा चमगादड़। क्या है तो चमगादड़ है फ्लाइंग फॉक्स। 37 सर्वप्रथम किस विदेशी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? सर्वप्रथम किस विदेशी को पूछ रहा है तो विदेशी हमारा हो जाएगा 37 का ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान। 38 कैनान शब्द किस खेल से संबंधित है? कैनान शब्द का पूछ रहा है। 38 का हो जाएगा ऑप्शन ए स्नूकर। 39 निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें, उन्हें कालक्रम में सजाना है। ठीक है। 39 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 3, 2, 1 यानी पहले हो जाएगा हरित क्रांति का प्रारंभ,
बैंकों का राष्ट्रीयकरण और गरीबी हटाओ, 3 2 1 हो जाएगा बी नंबर। 40 स्टेट ड्यूटी से आप क्या समझते हैं, स्टेट ड्यूटी से आप क्या समझते हैं। 40 का हो जाएगा आपको डी नंबर कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति का हस्तांतरण पर लगने वाला कर, ये क्या कहलाता है, स्टेट ड्यूटी कहलाता है। 40 का हो जाएगा डी। 41 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी। इसका डायरेक्ट आंसर बताता हूँ क्योंकि एक्सप्लेनेशन में इसका सोल्यूशन हम देखेंगे। 41 का हो जाएगा ऑप्शन डी 35 वर्ष। 35 वर्ष। 42 का हो जाएगा आंसर आपको डी नंबर 12। 43 का हो जाएगा आंसर, 43 का हो जाएगा ऑप्शन बी 53। 44 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 500। 45 का हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन बी 250। ठीक है। 46 दाढ़ी मूछों को निकलना किस हार्मोन से संबंधित है, दाढ़ी मूछों का निकलना है किस हार्मोन से संबंधित है। 46 का हो जाएगा ऑप्शन बी टेस्टोस्टेरोन। 47 सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है, सर्वाधिक दूर सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी वरुण। 48 पादप कोशिका में डीएनए होता है। 48 हो जाएगा ऑप्शन डी सभी में, हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, सभी हो जाएगा। 49 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, तो बेंगलुरु में हो जाएगा ऑप्शन ए बेंगलुरु हो जाएगा। 49 का हो जाएगा ए। 50 भू-अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है चारों ओर 24 घंटा में। 51 निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है, कौन सदिश राशि है। 51 का हो जाएगा ऑप्शन सी संवेग सदिश राशि है, लेकिन तापमान ऊर्जा दाब ये सब क्या है, अदिश राशि है। 52 प्राथमिक रंग कहा जाता है लाल हरा नीला को, ऑप्शन बी। सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, 53 का हो जाएगा आपका 53 का ए हो जाएगा हैदराबाद में। 54 मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होम्योसेपियंस है, ऑप्शन सी 54 का सी हो जाएगा। 55 घेंघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है, घेंघा क्या हो जाएगा, 55 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए थायराइड के कारण। 56 तड़ित चालक बनाए जाते हैं, ऑप्शन सी तांबे का, किसका, तांबे का। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है, मनुष्य लोहा 57 का हो जाएगा ऑप्शन बी पालक से। 58 आवर्त के नियम की खोज किसने की थी, तो मेंडलीफ ने की थी, किसने, मेंडलीफ ने, ऑप्शन डी हो जाएगा। 59 एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था, एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था। 59 हो जाएगा ऑप्शन बी जोसेफ लिस्टर ने। 60 हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, 60 का हो जाएगा ऑप्शन सी यकृत, क्या हो जाएगा, यकृत, ऑप्शन सी। 61 तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा। 61 का हो जाएगा ऑप्शन डी परवलय वक्र का आकार लेगा, परवलय क्या होगा, परवलय वक्र का आकार लेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, 62 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना, ये सही है। पखुई टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है आपका। औरंग टाइगर रिजर्व जो कि असम है, ये भी सही है। सरिस्का टाइगर रिजर्व जो कि पश्चिम बंगाल में, ये गलत है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 63 परमाणु घड़ी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो परमाणु अनुनाद पे काम करता है, ऑप्शन डी परमाणु अनुनाद पे, ऑप्शन डी। 64 रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है, मूल रासायनिक माना जाता है। 64 ऑप्शन सी हो जाएगा H2SO4, 64 का ऑप्शन सी। 65 कथन को मिलाना है, मतलब मैचिंग करना सूची 1 को सूची 2 से। 65 का जो हो जाएगा मॉर्फिन होता है एनाल्जेसिक, यानी ए का 3 यानी 2 में है। सोडियम हो जाएगा केरोसिन 3 में रखा जाता है, ये ठीक है। मॉर्फिन हो जाएगा एनालॉजिक, यानी इसका डी हो जाएगा। सी का 1 यानी बोरिक अम्ल हो जाएगा एंटीसेप्टिक, और जर्मन सिल्वर हो जाएगा मिश्र धातु, ठीक है। 65 का डी हो जाएगा, 65 का डी हो जाएगा। 66 यूरिया का सामान्य सूत्र होता है NH2CO NH2, ऑप्शन डी।
67 भारत में बेरोजगार के आंकड़ों कौन एकत्रित करता है? भारत में बेरोजगार के आंकड़े को कौन एकत्रित करता है? 67 का हो जाएगा ऑप्शन ए NSSO। 68 वह नेत्र रोग जिसमें व्यक्ति अस्पष्टतः ना दूर की वस्तु देख पाता है ना ही निकट की, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो जरा दृष्टि दोष कहते हैं। 69 निम्नलिखित में से किसी IUCN की डाटा लिस्ट में विलुप्त सूची में रखा गया है? किसे रखा गया है? तो 69 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मेमथ को रखा गया। 70 कौन सा राज्य भारत में ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। 70 का ऑप्शन ये हो जाएगा राजस्थान। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए? क्या होने चाहिए? पंचों की जो न्यूनतम होती है मतलब उपस्थिति क्या होनी चाहिए? 71 का ऑप्शन भी हो जाएगा 7। कितने होने चाहिए? 7 तो होने ही चाहिए। 72 पंचायत राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। 72 का हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन। 73 मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 73 का ऑप्शन ये हो जाएगा 1 अगस्त को। 74 राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित कर सकता है? अपना त्यागपत्र संबोधित कर सकता है किसे? 74 का हो जाएगा ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति को। 75 RBI ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार के रिकॉर्ड कितने करोड़ रुपए अविशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी है? अविशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी है। 75 का हो जाएगा ऑप्शन डी 2.68 लाख करोड़। 76 27 मई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है? 27 मई 2025 की बात किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है? 76 का हो जाएगा ऑप्शन सी 69। क्या होगा? ऑप्शन सी 69 व्यक्तियों को किया है। 69 व्यक्तियों को किए हैं। 77 हाल ही में किस BSF जवान को पाकिस्तान ने हिरासत में लेने के बाद सुरक्षित भारत को वापस लौटा दिया? सुरक्षित भारत को वापस लौटा दिया है। 77 का हो जाएगा ऑप्शन ए। 77 क्या हो जाएगा? ए पूर्णम कुमार। फिर से पढ़ लेते हैं कि हाल ही में किस BSF जवान को पाकिस्तान ने हिरासत में लेने के बाद सुरक्षित भारत को वापस लौटा दिया है? भारत को वापस लौटा दिया है तो पूर्णम कुमार हो जाएगा। 78 हो जाएगा। किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? 2025 जीता है। 78 का ऑप्शन ए हो जाएगा बानू मुश्ताक 79। हाल ही में भारत का पूर्ण साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया? पूर्ण साक्षर राज्य 79 का हो जाएगा बी नंबर मिजोरम। 80 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? 80 का ऑप्शन डी हो जाएगा क्वालालंपुर मलेशिया। 81 केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस नई डाक सेवा की घोषणा की है? 81 का ऑप्शन ये हो जाएगा ज्ञान पोस्ट की। 82 विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस कब मनाया जाता है? सेरेब्रल पाल्सी दिवस ऑप्शन बी हो जाएगा 6 अक्टूबर को। 6 अक्टूबर को। मई 2025 में बिहार में गया शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो गया जी ऑप्शन बी। 84 सिपरी की 2024 रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का स्थान पूछ रहा है। 84 का ऑप्शन सी हो जाएगा 5वां। 85 मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले ट्रांसपेरेंट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन डी हो जाएगा तिरुवनंतपुरम केरल। आगे 86 हाल ही में भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 86 का ऑप्शन डी हो जाएगा चल्ला श्रीनिवासी सुलू शेट्टी। 87 भारत की पहले नाइट सफारी कुकुरेल भारत की पहले नाइट सफारी कुकुरेल का निर्माण कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश। 88 कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत जीता। ऑप्शन है भारत। 89 हाल ही में 2025 में केंद्र सरकार ने वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए हो जाएगा विज्ञान धारा योजना। 90 भारत और रूस नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का 14वां संस्करण
इंद्र 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? कहाँ आयोजित किया गया है? 90 का हो जाएगा ऑप्शन सी, चेन्नई तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु। सीरिया जनरल अनिल चौहान ने एशिया के सबसे बड़े अंतर कॉलेजीय तकनीक और उद्यमशीलता महोत्सव टेक कृति 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? IIT कानपुर ऑप्शन है 92। सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए शिष्टाचार दस्ता योजना किसने शुरू किया है? ऑप्शन डी हो जाएगा दिल्ली पुलिस ने। 93। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से मुख्यमंत्री बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष रहे? ऑप्शन बी हो जाएगा अब्दुल गफूर। 94। गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा सिख सर्किट कहाँ स्थित है? 94 का ऑप्शन बी हो जाएगा पटना में। कहाँ है? तो पटना में। 95। बिहार संग्रहालय कहाँ स्थित है? बिहार संग्रहालय ऑप्शन ए हो जाएगा पटना में है। 96। निम्न से किसे भोजपुरी सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है? भोजपुरी सिनेमा के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद शाहवादी। 96 का सी। 97। मिथिला क्षेत्र में किस नदी को गंगा के समान पवित्र माना जाता है? कमला को ऑप्शन सी हो जाएगा। 98। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता है? 98 का हो जाएगा ऑप्शन न्यूजीलैंड। 99। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी शक्तिकांत दास। 100। बिहार में वीर कुंवर सिंह आज़ादी पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन सी हो जाएगा पटना। तो सेट नंबर 4 जो है खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन बची हुई है, जिन छात्रों को एक्सप्लेनेशन भी देखना है तो वो क्लास कंटिन्यू करें। उसका स्कोर अभी आपको पता चलेगा कितना आपने सही किया, तो वो कमेंट करके जरूर बताएं। एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो उनका गृह त्याग हो जाएगा। क्या कह रहा है कि बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, जिससे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? तो महाविनिष्क्रमण कहा गया। दूसरा, प्रभास गृह जिनका तीर्थ स्थल है वे है क्या? तो जैन। प्रभास गृह तीर्थ स्थल का संबंध जैन धर्म से है। यह उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित है तथा छठे तीर्थकर पद्म प्रभु से संबंधित है, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो लाल कमल। तीसरा क्वेश्चन है कि किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो कौन थे? तो बाणभट्ट थे। सुसूत्र शल्य चिकित्सा के पितामह और सुसूत्र संहिता के प्रणेता आचार्य सुसूत्र का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में काशी में हुआ था। इन्होंने धन्वंतरी से शिक्षा प्राप्त की थी। सुसूत्र को भारतीय चिकित्सा पद्धति का एवं शल्य क्रिया का जनक माना जाता है। किसे? तो सुसूत्र को भारतीय चिकित्सा पद्धति का एवं शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। बाणभट्ट की बात करें तो यह आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग संग्रह तथा अष्टांग हृदय के रचयिता थे। अष्टांग संग्रह के अनुसार इनका जन्म सिंधु देश में हुआ था। ये अवलोकितेश्वर के शिष्य थे। तक्षशिला भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय था, जहाँ जीवक, चरक, बौद्ध विद्वान वसुबंधु तथा चाणक्य ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी। आगे आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंध है? वैष्णव संप्रदाय से थे। चैतन्य का जन्म बंगाल के नदिया जिले में 1486 ईस्वी में हुआ था। बंगाल के नदिया जिले में। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र था। चैतन्य महाप्रभु की बात की जा रही है। तथा माता का नाम सची देवी था। चैतन्य के बचपन का नाम क्या था? तो निमाई। क्या नाम था? निमाई। चैतन्य ने भक्ति परंपरा के अचिंत्य भेदवाद दर्शन प्रतिपादित किया तथा संकीर्तन प्रणाली की शुरुआत की। इन्हें गौरंग महाप्रभु के नाम से भी जाना जाता है। चैतन्य जयदेव एवं विद्यापति की परंपरा से जुड़े थे। जयदेव ये वैष्णव परंपरा से भी जुड़े थे तथा कृष्ण की उपासना को फिर से प्रतिपादित किया। चैतन्य ने अपना अधिकांश समय कहाँ पे व्यतीत किए? तो गया में व्यतीत किए चैतन्य ने। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल बादशाह में किसने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी जो है फारसी में लिखी थी? तो किसने लिखी थी? जहांगीर ने लिखी थी। मुगल बादशाह जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी फारसी भाषा में लिखी थी।
इसमें जो है जहांगीर ने स्वयं अपने सिंहासन पर बैठने के समय से लेकर अपने शासन के 17वें वर्ष तक लिखा। बाद में अपने स्वास्थ्य के खराब हो जाने के कारण उसने उसे लिखने का उत्तरदायित्व अपने बख्शी मोतमिद खां को सौंप दिया। मोतमिद खां, जिसने उसे जहांगीर के शासन के 19वें वर्ष तक पूरा किया। जहांगीर ने अपने इस पुस्तक में अपने पिता के विरुद्ध किए गए अपने विद्रोह, नूरजहां से विवाह की परिस्थिति आदि का वर्णन बहुत संक्षिप्त में दिया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, अष्टप्रधान नाम से मंत्री परिषद थी मराठा प्रशासन में। किस प्रधान मराठा प्रशासन में? शिवाजी का प्रशासन मूलतः दक्षिणी व्यवस्था पर आधारित थे, परंतु इसमें कुछ मुगल तत्व भी शामिल थे। इन्होंने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्र में 8 मंत्रियों की परिषद की व्यवस्था की थी। कौन? शिवाजी, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान के मंत्रियों की स्थिति सचिवों की तरह थी। अष्टप्रधान में निम्नलिखित मंत्री शामिल थे। कौन कौन? तो पेशवा उस समय किसको बोला जाता था? पेशवा बात करें तो पेशवा या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होता था पेशवा। अमात या मजूमदार किसको बोला जाता था? तो वित्त मंत्री को। सचिव या सुरनविश बोला जाता था पत्राचार विभाग को। मंत्री वाकिया या नविश दरबारी कार्यों का रिकॉर्ड रखता था। आगे है सेनापति। सेनापति सर ए नौबत कहा जाता था। सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंध करना। छठा है दबीर सुमंत बोला जाता था विदेश मंत्री को। पंडित राव यह धार्मिक बातों में छत्रपति का परामर्शदाता होता था। 8वां था न्यायाधीश, ये न्याय विभाग को देखते थे। देखिए 8 देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान अंग्रेज के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 1799 में मारे गए थे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज ने मराठों और निजाम साथ सैन्य गठबंधन करके टीपू पर आक्रमण कर दिया। टीपू ने आक्रमण सेनाओं का डटकर मुकाबला किया और 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में लड़ते हुए मारे गए। इस प्रकार मैसूर की स्वतंत्रता के इतिहास और उसके द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष के गौरवशाली अध्याय का समापन हो गया। मैसूर राज्य के अधिकांश प्रदेशों ब्रिटिश राज में शामिल कर दिया गया। इस विजय के उपलक्ष्य में वेलेस्ली को मार्किसस की उपाधि प्रदान की गई और फिर अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर एक बालक कृष्णदेव राय को क्या कर दिया? तो बैठा दिया। आगे है 8 नंबर, थोड़ा सा बड़ा है बट पढ़ा जा सकता है। 8 का क्वेश्चन है, किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है? किसने कहा था? तो स्वामी दयानंद कहा था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारतीय समाज को पुरानी मान्यताओं या वैदिक मान्यताओं पर पुनर्गठित करना चाहते थे। ये पश्चिमी ज्ञान और पश्चिमी शासन के विरुद्ध थे। उन्होंने स्वदेशी शासन को सर्वोत्तम माना। स्वदेशी को 1883 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा था। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा कि कोई कितना भी कहे पर स्वदेशी राज सर्वोधरी होता है। विदेशी राज चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन यह सुखदायक नहीं हो सकता। अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है। किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने। 9 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? क्या है? तो रॉलेट एक्ट का बनना। रॉलेट एक्ट का सर्वाधिक तीव्र विरोध पंजाब के 5 जिलों में देखने को मिला। 5 जिलों में आर्य समाजी नेता मुकुंद लालपुरी, आर्य समाज नेता कौन थे? मुकुंद लालपुरी, गोकुल चंद नारंग, साथ ही राम शरण दास, राममुज दत्त, पत्रकार जफर अली खान ने ब्रिटिश विरोध की कमान संभाली। इसी एक्ट के विरोध के लिए आयोजित सभा में अमृतसर में जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को गोली चलवा दी, जिसमें सरकारी स्रोत के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए, जबकि गैर सरकारी स्रोत के अनुसार 1000 व्यक्ति से अधिक लोग मारे गए। 10 नंबर, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की। 1939 ईस्वी में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इन्होंने गांधी के प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया। महात्मा गांधी और कांग्रेस कार्यकारिणी समिति में से मतभेद होने के कारण इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। त्यागपत्र के बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1939 ईस्वी में यह संगठन वामपंथी विचारधारा से प्रेरित थी। किससे? तो वामपंथी विचारधारा से क्या थी? तो प्रेरित थी।
11 नंबर, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? किसके द्वारा? तो पाक जल डमरू मध्य के द्वारा। हिंद महासागर में स्थित पाक जल डमरू मध्य द्वारा भारत जो है श्रीलंका से अलग होता है। यह जल डमरू मध्य का नामकरण ब्रिटिश कंपनी शासनकाल के दौरान तत्कालीन मद्रास वर्तमान चेन्नई के गवर्नर 1755 से लेकर 1763 के बीच रॉबर्ट पार्क के नाम पर किया गया था। रॉबर्ट पार्क के नाम पर किया गया था। 12 है कि उसका मिलान करना है 12 नंबर में, तो डायरेक्ट पढ़ ही लेते हैं। क्या है कि गारो गारो मेघालय, मिरी अरुणाचल प्रदेश, कोल्लई मलाई तमिलनाडु, डालमा कहाँ है तो झारखंड। 13 नंबर, 13 है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। राजस्थान कितना है? 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। मध्य प्रदेश 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर। महाराष्ट्र 3,07,713 किलोमीटर स्क्वायर। 14 नंबर है। 14 है कि निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? तो ताप्ती है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई शहर के निकट सतपुरा पहाड़ी से तापी या ताप्ती नदी का उद्गम होता है तथा लगभग 724 किलोमीटर लंबे प्रवाह मार्ग के उपरांत गुजरात के सूरत के निकट खंभात की खाड़ी अरब सागर में समाहित हो जाती है। यह प्रदेशीय भारत के ढाल के विपरीत सतपुरा तथा अजंता पर्वत श्रेणी के मध्य भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। यह नदी अपने मुहाने पर ज्वलंत मुख का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? ज्वलंत मुख का भी निर्माण करती है। 15 क्वेश्चन है कि भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिम विक्षोभ से वर्षा होती है। शीतकाल में तापमान की न्यूनता के कारण भारत में उच्च वायुदाब की स्थिति निर्मित होती है, जिस कारण शीतकालीन पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती है, जिनसे नमी की मात्रा बेहद कम होने के कारण वर्षा नहीं होती है। दूसरी तरफ स्थल पर घर्षण के कारण इन पवनों का तापमान बढ़ जाता है, जो वर्षा की संभावना को छिन्न भिन्न कर देती है। अतः शीत ऋतु में प्रति चक्रवातीय स्थिति के कारण अधिकांश भारत में वर्षा नहीं होती है, परंतु उत्तर पश्चिम एवं उत्तर भारत में सिंधु सतलज गंगा मैदानों में शीतकाल के दौरान अटलांटिक महासागर एवं भूमध्य महासागर से आने वाले कुछ छिन्न जो है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी पश्चिम विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से वर्षा होती है। आगे है कि जनवरी से मार्च माह तक पश्चिम विक्षोभ से प्राप्त वर्षा भारत की कुल औसत वार्षिक वर्षा का 2 से 3% होता है, जो उत्तर भारत में रबी के फसल के लिए उपयोगी होती है तथा इसके प्रभाव से हिमालयी क्षेत्र में हिमपात की घटनाएं घटित होती है। किसके? हिमपात की घटनाएं घटित होती है। 16 भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की। यह पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं राजस्थान राज्य की जो है संयुक्त परियोजना है तथा इस डैम का निर्माण हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के भाखड़ा गांव में सतलज नदी पर की गई है। 1963 ईस्वी में निर्मित यह बांध भारत की सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध नदी तल से लगभग 226 मीटर है तथा एशिया की दूसरी ऊंची बांध है। इस बांध के पीछे बने झील का नाम गोविंद सागर है। इस परियोजना के अंतर्गत दूसरा बांध पंजाब के रूपनगर जिले के नागल नामक स्थान पर सतलज नदी पर की गई है। 17 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित फसलों में से किससे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ है? ऑप्शन डी हो जाएगा गेहूं। भारत में हरित क्रांति का उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों क्षेत्रों में सर्वाधिक लाभ गेहूं की फसल को प्राप्त हुई है। हरित क्रांति के कारण देश में गेहूं का उत्पादन 123 लाख टन 1964 से लेकर 1965 के बीच से बढ़कर 1990-91 में 551.3 लाख टन तथा 2018-19 में 103.6 मिलियन टन पहुंच गया। गेहूं के उत्पादन में यह वृद्धि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में तीव्र वृद्धि कारण हुई। गेहूं की प्रति हेक्टेयर उपज जो 1964 से लेकर 65 में 916 किलोग्राम थी, वह 1990 से लेकर 91 में बढ़कर 2281 किलोग्राम लगभग 150% की क्या हुई थी? वृद्धि हुई। 2019-20 में आर्थिक समीक्षा 2020-21 में 3421 किलोग्राम हेक्टेयर हो गई। गेहूं के उपरांत हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव चावल की खेती पर देखा गया है। 18 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? डायरेक्ट आंसर ही पढ़ देते हैं। डी सुमेलित नहीं है।
भारत में सोयाबीन के सर्वाधिक उत्पादक राज्य क्रमशः कौन कौन है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान है, जिससे मध्य प्रदेश 52.22% देश की आधे से ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन करता है। कौन? तो मध्य प्रदेश। अन्य विकल्पों में वर्णित राज्य संबंधित फसल के प्रमुख उत्पादक हैं। 19 है आपका कि निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? सर्वाधिक क्या हो जाएगा? कर्नाटक। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के द्वारा जारी नवीनतम आंकड़े के अनुसार 30 नवंबर 2020 तक भारत द्वारा 36,910 मेगावाट सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता का विकास किया गया है। इसमें अग्रणी राज्य का क्रम इस प्रकार है, जैसे कर्नाटक 7100, तेलंगाना 5000, राजस्थान 4400। ठीक है, क्वेश्चन 20 देखते हैं। तथा आंध्र प्रदेश 3470, गुजरात 2654। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में। कहाँ है? तो लखनऊ में स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। इस संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो 1952 में हुई थी। 1952 में हुई थी। 1 अप्रैल 1969 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इस संस्थान के 3 क्षेत्रीय केंद्र निम्न है। 3 क्षेत्रीय केंद्र निम्न है। IISSR रीजनल सेंटर मोतीपुर मुजफ्फरपुर बिहार, सर्गनेंस ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु में है, बायोलॉजिकल कंट्रोल सेंटर परवड़ा नगर महाराष्ट्र में है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। सूर्य को कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष लगता है। 25 करोड़ वर्ष। आकाशगंगा में स्थित प्रत्येक तारा आकाशगंगा के केंद्र यानी गैलेक्टिक सेंटर की परिक्रमा करता है। केंद्र के निकट के तारों का केंद्र से दूर के तारों की अपेक्षा परिक्रमा में कम समय लगता है। सूर्य अपनी आकाशगंगा यानी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 27,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, जिसे सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष जो है 220 किलोमीटर प्रति सेकंड गति से परिक्रमा में लगते हैं। परिक्रमा की यह अवधि ब्रह्मांड वर्ष यानी कॉमिक ईयर कहलाती है। कॉमिक ईयर कहलाती है। 22 नंबर, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत जिबूती, इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया देश आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? महाद्वीप के नाम से जाना जाता है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों के महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि विश्व में ज्ञात 9000 पक्षी प्रजाति में से 40% से ज़्यादा यहीं पाई जाती है। 24 नंबर क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। क्या है? तो होन्शु है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है। होन्शु द्वीप है। जापान के भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत 6000 से ज़्यादा द्वीप हैं, जिनमें 5 सर्वाधिक बड़े द्वीप इस प्रकार है। 5 सर्वाधिक बड़े द्वीप इस प्रकार है। द्वीप और क्षेत्रफल की अगर बात करें तो होन्शु आपको 2,27,960 वर्ग किलोमीटर, होक्काइडो 33,423.84 वर्ग किलोमीटर, शिकोकू 18,800, क्यूशू 36,782, ओकिनावा 1199 वर्ग किलोमीटर। होन्शु द्वीप क्षेत्रफल के साथ साथ सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित द्वीप भी है होन्शु। इसी द्वीप पर जापान की राजधानी टोक्यो तथा अन्य प्रमुख नगरों में नागोया, योकोहामा, कोबो, कावासाकी, क्योटो, ओसाका इत्यादि अवस्थित है। 25 क्वेश्चन है 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। कैबिनेट मिशन योजना में ही अंतरिम सरकार के संबंध में यह प्रस्ताव किया गया है कि अंतरिम सरकार को देश के प्रशासन के संचालन के अधिकाधिक स्वायत्ता प्राप्त होगी। इस अंतरिम सरकार में 14 सदस्य होने थे। इस अंतरिम सरकार में 14 सदस्य होने थे। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 14 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया। 14 सदस्य। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो माउंटबेटन थे, याद रखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री भी बनाया गया था। 26 नंबर क्वेश्चन 26 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा SC/S का भी प्रदान नहीं किया गया है? तो किसे? बिहार को।
बिहार राज्य को केंद्र सरकार द्वारा कभी भी विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा प्रदान नहीं किया गया। विशेष श्रेणी का राज्य के संबंध में 1969 में गॉडगिल ने एक फॉर्मूला सुझाया था, गॉडगिल ने, जिसके आधार पर विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया जाता है। अभी तक कुल 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया। कितने? 11 राज्यों को। इसमें 3 हिमालय क्षेत्र के राज्य हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, तथा पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन है? तो मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम। ठीक है। 27 क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? राज्य परिषद के। ठीक है, राज्य परिषद के। अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। अनुच्छेद 67 कहता है उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालिक समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया है, जिससे लोकसभा सहमत है। लोकसभा सहमत होनी चाहिए। इस संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने का आशय कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना ना दी गई हो। उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर देता है, यानी जब तक उसका जो है उत्तराधिकारी ना आ जाए, यानी दूसरा उपराष्ट्रपति की घोषणा ना हो जाए, तब तक वे अपने पद पे बने रहते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को जो है सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 94 क्या कहता है? 94 कहता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने के प्रावधान का उल्लेख है। 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने का उल्लेख है। अध्यक्ष यदि लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। अनुच्छेद 94 कहता है, अनुच्छेद 94 के गांव में यह कहा गया है कि लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाया जा सकेगा, लेकिन इसके लिए 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा। 14 दिन पूर्व ही। 29 है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। लोक लेखा समिति ये क्या है? वित्तीय समिति। याचिका समिति, कार्यकारी समिति, स्टॉक बाजार स्केच संयुक्त समिति, तथर्थ समिति, विभागीय समिति कैसे? तो स्टैंडिंग समिति है। आगे 30 किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है राज्य की विधायिका द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 212, 213 का 2 के क के अनुसार राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश राज्य की विधायिका द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। यह अनुमोदन विधायिका के पुनः संवेद होने के 6 सप्ताह के अंदर होना आवश्यक है, नहीं तो यह प्रवर्तन में नहीं रहेगा। 31 अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो कोलकाता का। अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर कोलकाता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1862 में कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इस न्यायालय का खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। कहाँ पे? तो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। वर्तमान 7 ऐसे उच्च न्यायालय हैं। वर्तमान में कितने? 7 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनकी अधिकारिता 1 से अधिक राज्य क्षेत्र पर है। ये उच्च न्यायालय निम्न है आपको: कोलकाता उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय, मद्रास चेन्नई, मतलब मुंबई उच्च न्यायालय, ठीक है, मद्रास उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय तथा जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। ठीक है। 32 करा के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका डायरेक्ट आंसर ही पढ़ लेते हैं। बी कथन सत्य नहीं है। भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णयन संस्था योजना आयोग नहीं है। भारत में नियोजन के लिए जो सर्वोच्च निर्णयन संस्था योजना आयोग नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद सर्वोच्च निर्णयन संस्था थी। इसका मुख्य कार्य राष्ट्रीय योजनाओं के निर्माण के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करना था। यह भी योजना आयोग की समाप्ति के साथ ही स्वतः समाप्त हो गई। 33 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक दल बदल कानून निरोध से आच्छादित नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। किसी दल में विभिन्न चरणों
में बड़े पैमाने पर दल बदल, यह आच्छादित नहीं है। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि उक्त परिस्थितियों में राजनीतिक दल का सदस्य सदन की सदस्यता के अयोग्य माना जाएगा यदि वह स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दे, यदि वह अपने राजनीतिक दल के निर्देशों के विपरीत मत देता है। कोई निर्दलीय सदस्य जो चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता धारण कर लेता है, मनोनीत सदस्य यदि मनोनयन के बाद 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है। इस कानून के तहत किसी भी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल की परिस्थितियां को उल्लेख नहीं है। 34 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। तो पीवी राव समिति संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में पीवी नरसिम्हा राव समिति का संबंध पंचायती राज संस्था से नहीं है। अन्य सभी का संबंध जो पंचायती राज संस्था से है। बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, LM सिंघवी समिति 1986, ये सब है। 35 नंबर 35 क्वेश्चन है आपका कि भारतीय नौसेना में सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के समक्ष कौन होता है। तो इसका एक बार विविध के टॉपिक में सारा ये पढ़ाया था, एक बार रिकॉल भी हो जाएगा। थल सेना, वायुसेना, नौसेना, इसका जो ना 35 का सी हो जाता है कमांडर की। भारतीय नौसेना में सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के समक्ष कौन होता है, तो कमांडर। नौसेना में सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के समय किसने बोल रहा है, नौसेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के, नौसेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के समक्ष कौन होता है, ठीक है। तो कौन होता है, तो कमांडर होता है, कमांडर। तो थल सेना में आपका है जनरल, पहले जनरल आता है, उसका लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। और वहीं वायुसेना में पहले पे कौन आता है, तो एयर चीफ मार्शल पहले नंबर पे आता है, सबसे ज़्यादा ऊंचा पोस्ट है ये। उसके बाद एयर मार्शल, एयर वाइस मार्शल, एयर कमोडर, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर अभिनंदन देख पढ़े सुनेंगे, स्क्वाड्रन लीडर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर। उसके बाद नौसेना में भी कौन आता है, प्रथम स्थान पे आता है एडमिरल, सबसे ऊंचे पोस्ट में, वाइस एडमिरल, रियर एडमिरल, कमोडोर, कैप्टन, कमांडर, लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट, ठीक है। ये नौसेना में आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 36 भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है। फ्लाइंग फॉक्स ऑप्शन ए हो जाएगा चमगादड़। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ की एक प्रजाति है जो चीन, भारत, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका में पाई जाती है। इसे ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट के नाम से भी जाना जाता है, ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट के नाम से भी जाना जाता है। 37 सर्वप्रथम किस विदेशी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो 1987 में पहली बार किसी विदेशी को भारत रत्न से नवाजा गया। यह सम्मान पाने वाले थे फ्रंटियर गांधी के नाम से मशहूर खान अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी मशहूर है। 38 कैनान शब्द किस खेल से संबंधित है, तो स्नूकर से। जब किसी की क्यू गेंद दूसरे खिलाड़ी क्यू गेंद और लाल गेंद को एक ही शॉट में मारती है तो कैनन होता है, और यह इसके पॉइंट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, इसके पॉइंट्स से मिलता है। 39 निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें कालक्रम अनुसार सजाइए। तो डायरेक्ट आंसर ही पढ़ लेते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1966 से लेकर 67 में की गई थी तथा 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण पहली बार 19 जुलाई 1969 को किया गया था, जबकि गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी द्वारा वर्ष 1971 में दिया गया। गरीबी हटाओ नारा 1971 में, हरित क्रांति 1966-67 में, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में, जिसे 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 78 के मुख्य लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया। 40 है आपका कि स्टेट ड्यूटी से आप क्या समझते हैं, तो किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसके संपत्ति के हस्तांतरण पर लगने वाला कर, यह कहलाता है स्टेट ड्यूटी। स्टेट ड्यूटी का परिभाषा है कि इसे मृत्यु कर भी कहते हैं, स्टेट ड्यूटी को मृत्यु कर भी कहते हैं। आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर कस्टम ड्यूटी यानी सीमा शुल्क कंपनी के शेयर पर
प्राप्त लाभांश, डिविडेंड तथा संचित संपत्ति पर लगाया जाने वाला कर संपत्ति कर कहते हैं। कर संपत्ति कर कहते हैं। 41। 10 वर्ष पहले दिव्या की वर्ष नम्रता के उम्र की आधी थी। यदि आज दोनों की उम्र का अनुपात 3:4 है तो उनकी वर्तमान उम्र का योग कितना होगा। वर्तमान उम्र पूछ रहा है, तो पहले तो नम्रता की उम्र क्या है, 3x तथा 4x है। 10 वर्ष पहले निकाल लेंगे। 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र, नम्रता की उम्र कितनी थी, आधी थी। तो इस तरह से समीकरण ये निकलेगा और इस तरह से क्या होगा, x का वैल्यू 5 आएगा तो वर्तमान उम्रों का योग निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 35 वर्ष आ जाएगा। 35 वर्ष आ जाएगा। देख लीजिए सॉल्यूशन, ठीक है। 42। चाय की एक उत्पादक चाय बागानों की 2 प्रकार की चाय 18 रुपये प्रति किलोग्राम वाली और दूसरी 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली है 5:3 में मिश्रित करके चाय तैयार करता है। तदनुसार यदि वह उस मिश्रित चाय को 21 रुपये प्रति किलोग्राम भाव से बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो क्या करेंगे, पहले प्रकार की चाय 5 किलोग्राम तथा दूसरे प्रकार की चाय 3 किलोग्राम मिश्रित की गई है। कुल मिश्रित चाय कितनी होगी, तो 8। क्रय मूल्य कितना हो गया, 50। इस तरह से निकाल लेंगे। 5x का 18 × 3 मल्टीप्लाई 20 यानी 150 रुपये 90 + 60, 18 + 3 मल्टीप्लाई 20। कुल मिश्रित चाय का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 168 रुपया। कुल लाभ क्या होगा, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य निकाल लेंगे। इस तरह से 18 आ जाएगा। प्रतिशत लाभ कितना हो गया, 12%। 43। 15 व्यक्ति की औसत आयु 32 वर्ष है। अगर 2 व्यक्ति को और जोड़ दिया जाए तो औसत 3 वर्ष बढ़ जाता है। नए व्यक्ति की आयु में 9 वर्ष का अंतर है। नए व्यक्तियों से छोटे आयु क्या होगा, नए व्यक्ति से छोटे का आयु क्या है, तो माने नए व्यक्ति का आयु क्रम से x है तथा x + 9 मान लिए। 15 व्यक्ति की आयु का योग कितना है, तो 480। 17 व्यक्ति की औसत आयु निकाल लेंगे तो 32 + 3 यानी 35 है। अतः 17 व्यक्ति का आयु कितना हो जाएगा, 595। तो इस तरह से 480 + x + 9 कितना 595 है। तो x का वैल्यू निकालिए 53, तो छोटे व्यक्ति का आयु कितना हो जाएगा, 53। 44। एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इसी कम हुई संख्या में 20% वृद्धि भी की जाती है। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है तो मूल संख्या है। तो क्या करेंगे, संख्या अंतिम रूप से प्रतिशत कमी कितना हो जाएगा, 20/4 × 4%। मूल संख्या 4% = 20, तो 4/100 कितना हो जाएगा, 20 = मूल। तो संख्या का टोटल कितना हो जाएगा, 20 × 100/4 = 500। कितना हो जाएगा, 44 का सी 500। 45। एक व्यक्ति ने 4000 में 100 गाड़ियाँ खरीदी। यदि 60 गाड़ियाँ का औसत मूल्य 500 है तो शेष गाड़ी का औसत मूल्य क्या होगा, रुपए में बताना है। 60 गाड़ियों का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, तो ये निकाल लेंगे पहले। और उसके बाद शेष 40 गाड़ी का कुल मूल्य कितना होगा, तो इसमें कितने 40,000 में से इसको माइनस कर देंगे 60 को, तो कितना आ जाएगा, 10,000। 10,000 हो गया हमारा 40 गाड़ी का। तो शेष 40 गाड़ी का औसत मूल्य कितना हो जाएगा, 10,000/40 यानी 250 रुपया। 46 क्वेश्चन है कि दाढ़ी मूछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है, टेस्टोस्टेरोन से। पुरुषों के शरीर के अंदर मौजूद टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से दाढ़ी मूछ सीने और पैरों में बाल आते हैं। 47 सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित है, क्या है, तो वरुण और सौर मंडल में सूर्य की दूरी के क्रम ज्ञात 8वां दूरतम ग्रह है। क्या था, 8वां दूरतम ग्रह है वरुण सौर मंडल में सूर्य से दूरी के क्रम में ज्ञात क्या है, तो 8वां। 48 पादप कोशिका में डीएनए होता है, किस में डीएनए होता है, तो सभी में होता है। मतलब डीएनए में आमतौर पर क्रोमोसोम के रूप में होता है, क्रोमोसोम के रूप में होता है, याद रखिएगा। एक कोशिका में गुणसूत्र के सेट अपने जीनोम का निर्माण करता है। एक कोशिका सेट में जो है अपने जीनोम का भी निर्माण करता है। 48 से क्या था कि पादप कोशिका में डीएनए होता है तो हरित लवक में होगा, केंद्रक में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, यानी कि सभी में होगा। 49 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है, तो बेंगलुरु में है। कहाँ है, तो बेंगलुरु में है। अगस्त 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई थी। कब इसकी स्थापना हुई, तो 1969 में। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 50 का। निम्नलिखित भू-अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। भू-अस्थायी उपग्रह जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। 50 नंबर क्या हो जाएगा, 24 घंटा में। भू-स्थैतिक उपग्रह एक पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला उपग्रह है जिसे सीधे भूमध्य रेखा के ऊपर एक निश्चित ऊंचाई पर रखा जाता है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर अर्थात
पृथ्वी जिस दिशा में घूमती है उसी दिशा में घूमता है। उपग्रह द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है। अर्थात अब पृथ्वी अपने अक्ष के अनुरूप एक बार घूमने में समान समय लेती है। जमीन से देखने पर यह उपग्रह आकाश में लगभग स्थिर दिखाई देता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? तो भूस्थैतिक है। क्या नाम है इसका? भूस्थैतिक है। 51 निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? कौन सदिश राशि है? तो संवेग सदिश राशि है। क्या है? तो संवेग सदिश राशि है। जिस भौतिक राशि के मात्रा में परिणाम तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। क्या सदिश राशि कहते हैं? सदिश राशि को उदाहरण कौन है? तो वेग, बल, संवेग इत्यादि। वेग, बल, संवेग इत्यादि। 52 प्राथमिक रंग कहा जाता है लाल, हरा, नीला को। लाल, हरा, नीला को, ये 3 है। 53 सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में है। कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र CCAMB हैदराबाद में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक भारतीय जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान सुविधा है और एक यूनेस्को मान्यता प्राप्त केंद्र उत्कृष्टता के वैश्विक नेटवर्क और कोशिकीय जीव विज्ञान के लिए उत्कृष्टता केंद्र है। आगे 54 नंबर देखते हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या था? होमोसेपियंस। होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। वही मेढक का नाम क्या था? राना टिग्रिना। बिल्ली का नाम क्या था? फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता का नाम है कैनिस फेर्मिलियर्स। उसके बाद गाय का नाम है बॉस इंडिकस। 55 है घेंगा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? तो थायराइड। घेंगा को गलकंठ रोग या ग्वाइटर कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ने के कारण होता है। इस बीमारी में वैसे तो मरीज का दर्द नहीं होता है, लेकिन इससे खांसी सांस लेने में दिक्कत आती है। इसी में जो है खांसी निगलने वो सांस लेने में क्या आती है? तो दिक्कत आती है घेंगा में। 56 तड़ित चालक बनाए जाते हैं तो तांबे के। तड़ित चालक तांबे का बना होता है। यह एक छड़ होती है जिसे ऊंचे भवनों की आकाशीय विद्युत में रक्षा के लिए लगाया जाता है। ठीक है। तड़ित चालक की ऊपरी सिरा नुकीली होती है। क्या होती है? तो ऊपरी सिरा इसकी नुकीली होती है और इसे भवन के सबसे ऊपरी हिस्से में जड़ दिया जाता है। इन्हें किसी चालक तार आदि से जोड़कर उस तार को नीचे लाकर धरती में गाड़ दिया जाता है। 57 मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो मनुष्य में विकल्प में से पालक में सर्वाधिक मात्रा में लोह पदार्थ पाया जाता है। 58 आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? आवर्त के नियम खोज? तो मैंडलीफ ने की थी। आवर्त नियम रसायन शास्त्र का एक महत्वपूर्ण नियम है। रूस के प्रसिद्ध रसायनज्ञ मैंडलीफ ने इसका प्रतिपादन किया। किसने किया? तो मैंडलीफ ने इसका प्रतिपादन किया। 59 एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार जोसेफ लिस्टर ने किया था। एंटीसेप्टिक का आविष्कार 1867 में स्टॉकलैंड में डॉक्टर जोसेफ लिस्टर द्वारा किया गया था। इसका उपयोग सूक्ष्मजीवों के विकास को कम करके संक्रमण रोगाणुता की संभावना को कम करने हेतु किया जाता है। हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हेपेटाइटिस रोग में 60 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि यकृत। हेपेटाइटिस रोग में यकृत प्रभावित होता है। क्या? यकृत। 61 की बात करें। तेल से अशुद्धता भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ जो है ये हो जाएगा डी नंबर। परवलयी वक्र का आकार होगा। तेल में संत भरा हुआ तेल का टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, तब तेल का मुक्त पृष्ठ तनाव के कारण परवलयी वक्र का आकार ग्रहण करेगा। 62 निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? सरिस्का रिजर्व राजस्थान में। सरिस्का सम्मिलित नहीं है। सरिस्का का रिजर्व कहाँ है? तो राजस्थान में है। ठीक है। अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है। पखुई टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद आपको है औरंग टाइगर रिजर्व कहाँ? असम में है। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ हो जाएगा? तो राजस्थान। 63
परमाणु घड़ी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? किस सिद्धांत पर परमाणु घड़ी काम करती है? तो परमाणु अनुनाद पे काम करती है। ऑप्शन डी हो जाएगा, परमाणु अनुनाद। परमाणु घड़ी समय मापने का एक उपकरण है जो परमाणुओं की कंपन या दोलन की आवृत्ति का उपयोग करता है। परमाणु घड़ियों में विशिष्ट परमाणु जैसे सीजियम 133 या रुबिडियम 87 को एक निश्चित आवृत्ति के विकिरण के संपर्क में लाया जाता है। जब परमाणु इस विकिरण के साथ अनुनाद में आते हैं तो वे ऊर्जा को अवशोषित या उत्सर्जित करते हैं, जिससे उनके ऊर्जा स्तर में परिवर्तन होता है। यह संक्रमण एक विशिष्ट आवृत्ति पर होता है। किस्में तो एक विशिष्ट आवृत्ति पर भी होता है, जिसे परमाणु की अनुनाद आवृत्ति कहा जाता है। परमाणु की अनुनाद आवृत्ति कहा जाता है। परमाणु घड़ियों में आमतौर पर सीजियम या रुबिडियम जैसे तत्वों का उपयोग किया जाता है। किसका? तो सीजियम और रुबिडियम, क्योंकि उनके कंपन की आवृत्ति को मापना और नियंत्रित करना आसान होता है। परमाणु घड़ियों की सटीकता बहुत अधिक होती है और इनके उपयोग वैज्ञानिक प्रयोगों जैसे कि नेविगेशन सिस्टम और अन्य अनुप्रयोगों में किया जाता है, जहाँ समय की सटीक माप आवश्यक होती है। समय की सटीक माप क्या होती है? तो आवश्यक होती है। 64 है कि रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? मूल रासायनिक माना जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एक तीव्र अकार्बनिक अम्ल है। शुद्ध H2SO4 रंगहीन, गंधहीन, तेल जैसा भारी तरल पदार्थ है जो जल में हर परिणाम में विलय है। प्रायः सभी उद्योग में यह आवश्यक होता है। इसका उपयोग प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में तथा अनेक रासायनिक उद्योग में विभिन्न रासायनिक पदार्थों के संश्लेषण में होता है। 65 है आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो डायरेक्ट ही मिलान कर लेते हैं। मॉर्फिन हो जाएगा मॉर्फिन हो जाएगा आपको एंटीसेप्टिक। मॉर्फिन क्या है? तो सॉरी, मॉर्फिन आपको है क्या कहते हैं, ए का डी हो जाएगा, यानी डी का ए का 3 यानी कि एनाल्जेसिक है ये। मॉर्फिन एनाल्जेसिक। सोडियम केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। बॉडी कम एंटीसेप्टिक है। जर्मन सिल्वर क्या है? जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है। 66 है यूरिया का समान सूत्र क्या है? तो यूरिया का समान सूत्र है आपका NH2CONH2। ठीक है। दिए गए सभी यौगिक रासायनिक नाम इस प्रकार है। NH4Cl अमोनिया क्लोराइड, जिसको नौसादार भी बोलते हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड, ये साधारण नमक का फॉर्मूला है। CaNO3 कैल्शियम नाइट्राइट है। NH2CONH2 ये यूरिया का फॉर्मूला है। ठीक है। 67 देखते हैं। 67 भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों का कौन एकत्रित करता है? भारत में बेरोजगारी के आंकड़े को कौन नियंत्रित करता है? तो NSSO करता है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों का राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। 68 देखते हैं। वह नेत्र रोग जिसमें व्यक्ति स्पष्टता ना दूर की वस्तु देख पाता है और ना ही निकट की, तो वह क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको जरा दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों का मिश्रण होता है, जिसमें व्यक्ति नज़दीक और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। खासकर उम्र बढ़ने के साथ साथ द्विफॉक्सी लेंस, जिसमें 2 अलग अलग लेंस होते हैं, एक पारा की वस्तुओं के लिए और दूसरा दूर की वस्तु के लिए, इस दोष को ठीक करने में मदद कर सकते हैं। 69 निम्नलिखित में से किसे IUCN के रेड लिस्ट में विलुप्त सूची में रखा गया है? किसे रखा गया? तो मेमथ को रखा गया। किसे? मेमथ को रखा गया। मेमथ हाथियों के विलुप्त हो चुके एक समूह का नाम है मेमथ, जो प्लेस्टोसीन युग में दुनिया में भर में पाए जाते थे। किसमें? तो प्लेस्टोसीन युग में दुनिया भर में पाए जाते थे। ये जीव खासकर उन्हीं मेमथ हिमयुग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। मेमथ की उत्पत्ति लगभग 6 मिलियन साल पहले एशियाई हाथियों से हुई थी। मेमथ की। वे अफ्रीका से उत्तरी गोलार्ध में फैले हुए हिमयुग के दौरान ठंडे वातावरण के अनुकूल हो गए थे, जिससे उन्हीं मेमथ का विकास हुआ। मेमथ एक विशालकाय हाथी सदृश जीव था जो अब विलुप्त हो चुका है। इसका वैज्ञानिक नाम मेमुथस प्राइमिजिनियम है। कनाडा में एक खनिक को 30,000 साल पुराना ऊनी मेमथ का बच्चा मिला था। यह मेमथ का एक दुर्लभ और अच्छी तरह संरक्षित अवशेष है जो परमाफ्रॉस्ट में पाया गया था। परमाफ्रॉस्ट में 67
70 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य भारत में ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? कौन सा राज्य है? तो राजस्थान है। ग्वार गोंद ग्वार फली के बीजों के एंडोस्पर्म से प्राप्त होता है, जो एक फलीदार पौधा है। यह विभिन्न प्रकार के उत्पादों स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है, जैसा कि सॉस, सूप और आइसक्रीम। यह तेल और पानी को मिलाने में भी मदद करता है, जिससे यह पायसीकरण के लिए भी उपयोगी है। पायसीकरण के लिए क्या है? तो उपयोगी है। 71 अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियम तक क्या होने चाहिए? तो 7 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? तो 7 होने चाहिए। ग्राम कचहरी के मुख्य कार्य ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले छोटे मोटे वाद विवादों को निपटारा करना है। इससे एक सरपंच होता है जो इसका प्रमुख होता है, और पंच होते हैं जिनकी सहायता से वो मामले की सुनवाई करता है। ग्राम कचहरी को कुछ मामले में न्यायिक अधिकार प्राप्त है, जैसे कि 10,000 रुपये तक के सिविल मामलों की सुनवाई करना और 1,000 तक जुर्माना लगाना। बिहार पंचायत अधिनियम 2006 के अनुसार लोगों की याचिका पर सुनवाई के लिए साझीदार होने वाली न्यायपीठ के निर्माण के लिए एक निर्माण किया जाएगा, जिसमें पंचों की न्यूनतम संख्या 7 से कम नहीं होनी चाहिए। न्यायपीठ के निर्णय के विरोध में 30 दिनों की अपील की जा चुकी है। 30 दिन के समय अवधि पूर्ण हो जाने की स्थिति में दिए गए मामले में संबंधित मामले उप न्यायालय के न्यायाधीशों के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। आगे आपका 72 72 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? तो भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। भारत की पंचायती राज ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। यह प्रणाली संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा स्थापित की गई, और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतंत्र को मजबूत करना और विकासीय प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। पंचायती राज की अवधारणा भारत में प्राचीन काल से ही चली आ रही है। क्या है? प्राचीन काल से चली आ रही है, लेकिन उसे 1959 में औपचारिक रूप से शुरू किया गया, 2 अक्टूबर 1959 को, जब जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया। पंचायती राज व्यवस्था के 3 प्रकार हैं। पहला ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। 73 मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को। ट्रिपल तलाक नियम के खिलाफ कानूनी लागू करने का जश्न मनाने के लिए हर साल 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को। ट्रिपल तलाक, जिसे तलाक ए बिद्दत के नाम से भी जाना जाता है, को अवैध बना दिया गया, और कानून के अनुसार अपराधियों को 3 साल तक जेल होगी और जुर्माना भी भरना होगा। 3 साल तक की जेल। 1 अगस्त को मनाया जाता है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। 74 राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित कर सकता है। किसको कर सकता है? तो उपराष्ट्रपति को। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक है, जो भाग 5 के अंतर्गत आते हैं। भाग 5 के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रपति भारत सरकार का औपचारिक प्रमुख होता है, और वह देश का प्रथम नागरिक भी होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के एक अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। तुरंत अपने लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। 76 27 मई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है? कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है? ऑप्शन सी हो जाएगा 69। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 मई 2025 को राष्ट्रपति भवन में दूसरे फेज के पद्म अवार्ड दिए हैं। इनमें लोक गायिका स्वर्गीय डॉक्टर शारदा सिन्हा 69 हस्तियों के सम्मानित किया गया। इससे पहले 28 अप्रैल को पहले चरण की अवार्ड सेरेमनी में 71 हस्तियों को यह पद्म विभूषण दिया गया। पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। फिर से पढ़ते हैं कि इनमें लोक गायिका स्वर्गीय डॉक्टर शारदा सिन्हा समेत 69 हस्तियों को सम्मानित किया गया। इससे पहले जो है ये 28 अप्रैल को पहले चरण की अवार्ड सेरेमनी में 71 हस्तियों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। 2025 में 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। 139, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण, 113 पद्मश्री प्राप्तकर्ता को सम्मानित किया गया। 113। 77 हाल ही में किस बीएसएफ जवान को पाकिस्तान ने हिरासत में लेने के बाद सुरक्षित भारत को वापस लौटा दिया है? क्या आ जाएगा? पूनम कुमार।
23 अप्रैल को गलती से सीमा पार करने के बाद पाकिस्तान रेंजर्स द्वारा हिरासत में लिए गए बीएसएफ कर्मी पूर्णव कुमार शो को अटारी में भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद तनाव के कारण उनकी वापसी में देरी हुई। 78 किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है, तो इसका हो जाएगा 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक ने जीता है। उन्होंने अपने कन्नड़ कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए यह पुरस्कार जीता है। कन्नड़ कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए पुरस्कार जीता है, जिसमें अंग्रेजी में अनुवाद दीपा भास्ती ने किया था अंग्रेजी में अनुवाद। 79 हाल ही में भारत का पूर्ण साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया है? तो मिजोरम को। मिजोरम भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है, जिसने 98.2% की उल्लेखनीय साक्षरता दर हासिल की है। मिजोरम को 20 फरवरी 1987 को राज्य का दर्जा मिला था 20 फरवरी 1987 को। 80 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कुआलालंपुर मलेशिया में। एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन मलेशिया के कुआलालंपुर में 26 से 27 मई 2025 को हुआ था। 26 से 27 मई यह 46वां आसियान शिखर सम्मेलन था। विश्व समावेशिता और स्थिरता ज्ञान पोस्ट 81 क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 81 नंबर है कि केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस नई डाक सेवा की घोषणा की है? तो ज्ञान पोस्ट संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा शुरू की गई एक डाक वितरण सेवा है, जिसका उद्देश्य गैर वाणिज्यिक, शैक्षिक और सामाजिक संस्कृति सामग्री को रियासती दरों पर वितरित करना है। मात्र 20 से 100 रुपये में यह किताब देश के किसी भी कोने में पहुंचाई जा सकेगी। 82 विश्व से सेरेब्रल पाल्सी दिवस कब मनाया जाता है? 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिवस जागरूकता फैलाने और इस तथ्य पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है कि सेरेब्रल पाल्सी दुनिया भर में लगभग 17 मिलियन लोगों को प्रभावित करता है, जो अक्सर संवेदना, धारणा, अनुभूति और व्यवहार की गड़बड़ी के साथ सामने आता है। 83 विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सेरेब्रल दिवस कब मना ये तो 82 था। 83 मई 2025 में बिहार के गया शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो गया जी नाम रखा गया। गया बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध शहर है, जो अपने धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। विशेष रूप से गया पिंडदान, पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों को श्रद्धांजलि और तर्पण, पितरों को जल अर्पित करना के लिए प्रसिद्ध है। फल्गु नदी के तट पर पिंडदान का विशेष महत्व है। फल्गु नदी के तट पर। 84 सिप्री के 2024 के रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का स्थान पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? 5वां। स्टॉक ऑफ इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत का सैन्य खर्च $86.1 बिलियन रहा है। यह 2023 में $83.6 बिलियन से 1.6% की वृद्धि को दर्शाता है। इस वृद्धि के साथ भारत सैन्य खर्च के मामले में दुनिया में 5वें स्थान पर है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान का सैन्य खर्च $10.2 बिलियन रहा, जो भारत के व्यय का लगभग कितना है? तो 9वां हिस्सा है। कितना? 9वां हिस्सा है। शीर्ष 5 सैन्य खर्च करने वाले देशों में अमेरिका, चीन, रूस और जर्मनी क्या है? तो शामिल है। 85 की बात करें तो मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विंझीझम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम, केरल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में विंझीझम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह 6 का उद्घाटन किया, जो भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह भारत का पहला गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, जिसे अवशोषण और बहुउद्देशीय कार्गो के लिए डिजाइन किया गया है। बहुउद्देशीय कार्गो के लिए डिजाइन किया गया है। 86 हाल ही में भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो चल्ला श्रीनिवासी सुल्लू शेट्टी को। भारतीय बैंक संघ IBA के नए अध्यक्ष CS
सेट्टी हैं, CS सेट्टी हैं पूरा नाम, चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी, जो भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI के अध्यक्ष भी हैं। 87, भारत के पहले नाइट सफारी कुकरेल का निर्माण कहाँ किया जाएगा? कुकरेल का निर्माण कहाँ किया जाएगा? इसका हो जाएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में। लखनऊ में कुकरेल नाइट सफीस व एडवेंचर पार्क का निर्माण अप्रैल में शुरू होने जा रहा है। CM योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत इसे देश की पहली नाइट सफारी बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में वन्यजीव एनक्लोजर, एडवेंचर जोन, 7D थिएटर, आर्ट गैलरी और आधुनिक सुरक्षा प्रणाली जैसे सुविधाएं होंगी। यह पार्क सिंगापुर के प्रसिद्ध नाइट सफारी से प्रेरित है और 900 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला होगा। 88, कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। भारतीय टीम ने पुरुष और महिला दोनों विश्व कबड्डी चैंपियनशिप में जीत हासिल की तथा दोनों ही मामले में इंग्लैंड उपविजेता रहा। ठीक है, दोनों में उपविजेता इंग्लैंड रहा। 89, हाल ही में 2025 में केंद्र सरकार ने वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? 89, तो ये किसको दिया है? विज्ञान धारा योजना। विज्ञान धारा भारत सरकार द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक व्यापक योजना है। इस एकत्रित दृष्टिकोण का उद्देश्य देश के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार STI पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और भारत के समग्र विकास में योगदान देना है। समग्र विकास में योगदान देना है। 90 क्वेश्चन थोड़ा सा बड़े हैं 90 का। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने एशिया के सबसे बड़े अंतर कॉलेजीय तकनीक और उद्यमशीलता महोत्सव टेक कृति 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? कहाँ उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे उद्घाटन किया? तो IIT बॉम्बे में। भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास इंद्र 2025 के 14वें संस्करण के मेजबानी भारत ने बंगाल की खाड़ी में चेन्नई के तट पर की इसका अभ्यास। शक्ति की बात करें तो यह भारत और फ्रांस के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो 2025 में आयोजित किया जाएगा। शक्ति मिशन शक्ति भारत और फ्रांस के बीच। मालाबार जो है यह एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। मालाबार अभ्यास जो है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया में शामिल है। मिशन वरुण जो है यह भारत और फ्रांस के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। वरुण क्या है? तो एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जो भारत और फ्रांस के बीच में होती है। वज्र प्रहार की बात करें, मिशन वज्र प्रहार यह भारत और अमेरिका के बीच एक विशेष बल संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है। यह भारत और अमेरिका के बीच एक विशेष बल संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है। संप्रीति यह भारत और बांग्लादेश के बीच एक द्विपक्षीय सेनाभ्यास है। यह भारत और बांग्लादेश के बीच एक द्विपक्षीय सेनाभ्यास है। मित्र शक्ति की बात करें, मित्र शक्ति यह भारत और श्रीलंका के बीच एक द्विपक्षीय सेनाभ्यास है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच। मैत्री व्यायाम की बात करें तो यह भारत और थाईलैंड के बीच एक द्विपक्षीय सेनाभ्यास है। भारत और थाईलैंड। मिशन गरुड़ यह भारत और फ्रांस के बीच एक द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास है। मिशन गरुड़ जो है भारत और फ्रांस के बीच एक द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास है। ईस्टर्न ब्रिज की बात करें, ईस्टर्न ब्रिज यह भारत और ओमान के बीच एक द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास है। ईस्टर्न ब्रिज जो है यह भारत और ओमान के बीच एक द्विपक्षीय जो है सेना अभ्यास है। रेड फ्लैग की बात करें, रेड फ्लैग की यह भारत और अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास है। रेड फ्लैग जो यह भारत और अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास है। बहुपक्षीय सेनाभ्यास की बात करें, बहुपक्षीय सेनाभ्यास खान क्वेसेट यह मंगोलिया में आयोजित एक बहुराष्ट्रीय सेनाभ्यास है जिसमें भारतीय सेना भी भाग लेती है। ला पेरोस की बात करें, ला पेरोस यह एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, जापान और यूनाइटेड किंगडम शामिल होते हैं। समुद्री ड्रैगन की बात करें, समुद्री ड्रैगन की यह एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान, कनाडा, दक्षिण कोरिया शामिल होते हैं। भारत, अमेरिका, जापान, कनाडा और दक्षिण कोरिया के आदत शामिल होते हैं। अन्य महत्वपूर्ण अभ्यास की बात करें तो टाइगर ट्रैप की बात करें, टाइगर ट्रैप की तो यह एक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। यह एक संयुक्त मानवीय सभ्यता और आपदा राहत अभ्यास है। युद्ध अभ्यास की बात करें तो यह एक द्विपक्षीय सेना अभ्यास है।
जिसका उद्देश्य युद्ध की तैयारी को बढ़ाना है, जिसका उद्देश्य युद्ध की तैयारी को बढ़ाना है। बेग सागर, बोंग सागर यह भारत और बांग्लादेश के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है। बोंग सागर जो यह भारत और बांग्लादेश के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है। एक्यूबेरिन यह भारत और मालदीव के बीच एक थल सेना अभ्यास है। एक्यूबेरिन जो है यह भारत और मालदीव के बीच एक थल सेना अभ्यास है एक्यूबेरिन। 91 क्वेश्चन है कि 90 क्वेश्चन क्या था, 90 क्वेश्चन क्या था कि भारत और रूस नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का 14वां संस्करण इंद्र 2025 कहाँ आयोजित किया गया है। 90 क्वेश्चन का वो एक्सप्लेनेशन था जो कि बहुत बड़ा था। 90 का क्या था आंसर, 90 का क्या था कि भारत और रूस नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का 14वां संस्करण इंद्र 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। इंद्र के बारे में पूछ रहा था, तो 90 का जो आंसर होगा सी बताया दिए कि चेन्नई तमिलनाडु में। उसके बाद जो है ये 90 का सारा दिया हुआ था, क्या कहते हैं, भारत रूस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास इंद्र 2025 के 14वें संस्करण में मेजबानी भारत ने बंगाल खाड़ी के चेन्नई तट पर की थी। उसका सारे पढ़े लिए थे, सेन हो गया, रेड फ्लैग हो गया, ठीक है। 91 क्या किए थे, 90 में भी 91 का एक क्वेश्चन पढ़ लेते, बट क्वेश्चन बता दिए फिर से आपको। 91 का क्वेश्चन देखते हैं, वही है कि सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने एशिया के सबसे बड़े अंतर कॉलेजीय तकनीक और उद्यमशीलता महोत्सव टेक कृति 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है। तो इसका हो जाएगा आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर हो जाएगा इसका आंसर। 91 का आईआईटी कानपुर होगा इसका, ठीक है। एशिया के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी एवं उद्यम महोत्सव के 31वें संस्करण टेक कृति 2025 का कानपुर में भव्य उद्घाटन हुआ था। 90 में इसको बोल दिए थे, थोड़ा सा मैनेज कर दीजिएगा, माफी चाहते हैं। 92 देखते हैं, सार्वजनिक स्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए शिष्टाचार दस्ता योजना किसने शुरू किया। शिष्टाचार दस्ता योजना किसने शुरू किया। 92 दिल्ली पुलिस ने शुरू किया। दिल्ली पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और छेड़छाड़ पर रोक लगाने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है। यह दस्ता दिल्ली के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तैनात 30 टीमों के साथ काम करता है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ छेड़छाड़ और उत्पीड़न को रोकना है। दिल्ली पुलिस ने इस दस्ते को शुरू करने के लिए 2017 में उत्तर प्रदेश पुलिस के एंटी रोमियो अभियान से प्रेरणा ली है। उत्तर प्रदेश पुलिस के जो है एंटी रोमियो अभियान से ये प्रेरणा ली है। 93 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में बिहार के कौन से मुख्यमंत्री बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष रहे हैं। तो अब्दुल गफूर 2 जुलाई 1973 से 11 अप्रैल 1975 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे और पहले विधान परिषद के भी अध्यक्ष रहे थे। 94 गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा सिख सर्किट कहाँ स्थित है। पटना जिले में गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा सिख सर्किट स्थित है, पटना जिले में। 95 बिहार संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो बिहार संग्रहालय जो पटना में स्थित है। 96 निम्न में से किसे भोजपुरी सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है। विश्वनाथ प्रसाद साहबदी को भोजपुरी सिनेमा के जनक माना जाता है। उन्हें भोजपुरी की पहली फिल्म गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ेबो का निर्माण किया था। गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ेबो। 97 मिथिला क्षेत्र में किस नदी को गंगा के समान पवित्र माना जाता है। किस नदी को। तो कमला नदी को मिथिला क्षेत्र में गंगा समान पवित्र माना जाता है। यह बिहार के मधुबनी जिला के जयनगर में प्रवेश करती है। 98 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता है। किस देश को। तो भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने यूएई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर रिकॉर्ड तीसरा खिताब अपने नाम किया। रोहित शर्मा भारत चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीतने वाले पहले कप्तान बने हैं। 99 फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। दूसरे प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है फरवरी 2025 में। किन है। तो किया गया आपको शक्तिकांत दास को। पीएमओ का नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। वो इससे पहले जो है आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। ठीक है, 100 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है, पढ़ लेंगे आराम से। बिहार में कुंवर सिंह के आज़ादी पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? बिहार में वीर कुंवर सिंह आज़ादी पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये आपको पटना में की गई है। कहाँ पे की गई है? तो पटना में की गई है। हार्डिंग पार्क, जिसे आधिकारिक तौर पर शहीद वीर कुंवर सिंह आज़ादी पार्क के नाम से भी जाना जाता है। किसे? तो हार्डिंग पार्क को। 1916 में ब्रिटिश राज द्वारा निर्मित पटना शहर में एक सार्वजनिक पार्क है। 1916 में ब्रिटिश राज द्वारा निर्मित पटना शहर में एक सार्वजनिक पार्क है। पार्क का नाम शुरू में वायसराय चार्ल्स हार्डिंग के नाम पे रखा गया था। वायसराय चार्ल्स हार्डिंग के नाम पे रखा गया था और उनके सम्मान में बनाया गया था। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बिहार को एक अलग प्रांत के रूप में बनाने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? तो आपका हो जाएगा बिहार को एक अलग प्रांत के रूप में बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? तो चार्ल्स हार्डिंग के नाम पे रखा गया था और उन्हें सम्मान बनाया गया था, चार्ल्स हार्डिंग। ठीक है, इसे पटना के पहले सार्वजनिक पार्क के रूप में बनाया गया था। पटना के पहले सार्वजनिक पार्क के रूप में बनाया गया था। ठीक है, हार्डिंग पार्क को। इस पार्क ने 1921 में पटना की अपनी यात्रा के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स, इस पार्क ने 1921 में पटना की अपनी यात्रा के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स यानी एडवर्ड 8 के लिए एक गार्डन पार्टी की भी आयोजित की थी। एक गार्डन पार्टी की भी आयोजित की थी। ठीक है, वीर कुंवर सिंह 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता थे। वीर कुंवर सिंह जो 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख नेता थे, जो बिहार के जगदीशपुर के जमींदार थे। जगदीशपुर के क्या थे? जमींदार थे। आगे देखते हैं। वीर कुंवर सिंह का जन्म जो है 13 नवंबर 1777 को बिहार के जगदीशपुर में हुआ था। 13 नवंबर 1777 को बिहार के जगदीशपुर में हुआ था। उन्हें बाबू कुंवर सिंह के नाम से भी जाना जाता है। बाबू कुंवर सिंह के नाम से जाना जाता है। और 80 वर्ष की आयु में भी उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था। 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह का निधन हो गया था। 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह का क्या हो गया था? तो मृत्यु हो गया था। ठीक है, कितना जिए? तो ये 81 ईयर लमसम में वो अपना लाइफ जिए। तो सेट नंबर ये क्या था आपका? सेट नंबर 4 था। सेट नंबर 4 था और अभी ये ख़त्म नहीं हुई है। 5 से लेकर 20 तक अभी भी बची हुई है और ये क्लास हमेशा चलती ही रहेगी। ऐसे ही ये क्लास आएगी जब तक ये 20 सेट होना जाए। और किरण की मात्र 3 सेट बची हुई है, वो मैं जल्दी करवा दूंगा और उसके बाद ये रेगुलर ही चलेगी। इसको मान लीजिए कि अब रेगुलर ही चलेगी है, तो इसीलिए साथ में बनाइए, साथ चलिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। क्या होता है ना, जो उसमें ख़त्म हो जाएगा और जब क्लास शुरू करते हैं तो ख़त्म भी करिए। ज्ञान बिंदु के 3rd एडिशन क्वेश्चन बैंक भी चल रही है, उसमें 18 तक हो गया है और उसमें कितने 25 सेट है, मात्र 7 सेट बचे हुए हैं। फुल एक्सप्लेनेशन के साथ वो क्लास होती है। 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 3.5 घंटे की क्लास उसमें जा रही है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। वो भी आपके लिए ऑथेंटिक रहेगी। बिहार जी के भी डालता हूँ, करंट अफेयर भी करवा रहे हैं, तो रिविजन के तौर पे आप कर सकते हैं। बाकी जो आप पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, वो भी पढ़िए, टेक्स्ट बुक भी पढ़िए। आप जो कर रहे हैं वो करिए। एक तरह से ये रिविजन है, शॉर्ट टाइम में, मतलब कम समय में कुछ ज़्यादा पढ़ लिए, ये एक तरह से है। मैं नहीं कहता हूँ कि आप सिर्फ मेरा ही क्लास करिए, आप जो पढ़ रहे हैं वो भी पढ़िए। ठीक है, और साथ में कभी कभी ये भी पढ़ लीजिए। और प्रैक्टिस सेट तो डेली लगाना है, ये सिर्फ प्रैक्टिस सेट तो डेली देते ही हैं। बिहार पुलिस, बिहार मध्य क्षेत्र, बिहार दरोगा सभी के लिए ऑथेंटिक है। क्राउन का आप लगाइए और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। रुकमणी की जब वॉल्यूम 2 आ जाएगी तब भी हम इसी तरह से करवाएंगे। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।